बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम पेपर टू और उसका स्पेसिमेन पेपर है जी हमारे पास, हम उसे सॉल्व करेंगे। और पेपर टू में हमें पता है कि कैलकुलेटर अलाउड है इसमें, तो ये कैलकुलेटर के साथ पेपर सॉल्व करना है हम जी। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट 4/0.0025 स्क्वायर रूट। जी कैलकुलेटर से हम 0.0025 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आता है जी हमारे पास 0.05। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी 4/0.05 फ्रैक्शन आ गई है। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 को 0.05 से कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 80। तो जी फाइनल आंसर है जी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वर्क आउट 40% ऑफ $530। जी 40% मीन्स 40/100, ठीक है जी। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और डॉलर है जी 530। इसको भी हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 212। ये 212 जी। दोनों क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ अ बस टाइम टेबल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू रेले। ओके जी, न्यूयॉर्क से जर्नी स्टार्ट हो रहा है जी। ये इसका डिपार्चर टाइम है, डिपार्चर टाइम, और इसको हम डी टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। बाकी ये जो तमाम है, तमाम सिटीज़ का ये अराइवल टाइम है, ठीक है जी। तो इसको हम ए टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके जी। अब क्वेश्चन है, वर्क आउट द जर्नी टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पीटर्सबर्ग। ओके जी, न्यूयॉर्क से ये पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग तक जो है जर्नी टाइम हमने फाइंड करना है। इसका जी अराइवल टाइम ये 80, वो है 1940। ओके जी, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये जर्नी टाइम है, इसको हम जे टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी जे टी इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। जी अराइवल टाइम है जी हमारे पास 1940 माइनस जी डिपार्चर टाइम है 915। ओके जी, इनको अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 1940 और 0915। ओके जी, अब 40 मिनट्स में से 15 मिनट्स हमने सब्ट्रैक्ट करने, तो हमारे पास आ गया 25। और ये 19 आवर्स में से ये हमारा आवर्स का कॉलम है, और ये मिनट्स का कॉलम है। तो अब 19 आवर्स में से 9 आवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ गया 10। तो जी हमारा जर्नी टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पीटर्सबर्ग है 10 आवर्स 25 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। Arjun arrives at the bus station to Washington at 1:36 PM। ओके जी, सबसे पहले तो आप देखें ये जो टाइम है वो हमें 12 आवर्स फॉर्मेट में गिवन है, और जो हमारा टाइम टेबल है, ये जो टेबल है उसके अंदर जो टाइम है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में गिवन है। ओके जी, वर्क आउट हाउ लॉन्ग ही वेट्स फॉर द 9:15 बस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अराइव। गिव योर आंसर्स इन मिनट्स। ओके जी, सबसे पहले तो हम इस 12 आवर्स फॉर्मेट टाइम को कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स फॉर्मेट में। ये 1200 और प्लस 136, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1336। ये हमारा 24 आवर्स फॉर्मेट आ गया। ओके जी, जी अर्जुन जो है वो 1336 पे वाशिंगटन का जो बस स्टेशन है वहां पे वो पहुंच गया है।
अब उसे पूछा था कि जी वो कितना कितना टाइम पहले पहुंच गया। तो अब ये 1336 में से जी अ, यहाँ पे उसका अराइवल टाइम हमारे पास है वॉशिंगटन का जी 1520। 1520 है। 1520 है जी। जी अब 1520 में से हम 1336 माइनस करेंगे जी। अब हमारे पास ये जो मिनट्स वाला कॉलम है उसमें है 20। अब 20 में से 36 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अपने हम साई के पास गए आवर्स वाले कॉलम में और उससे हमने 1 आवर बोरो किया। 1 आवर बोरो करके जब लाए तो हमें 60 मिनट्स मिले। ठीक है, जब मिनट्स वाले में आएंगे तो 60 मिनट्स हो जाएंगे वो 1 आवर। तो 60 प्लस 20 ये हो जाएगा 80। अब 80 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 44। अब यहां पे हमारे पास 14 आवर्स रह गए थे क्योंकि 1 आवर हमने दे दिया था। तो अब 14 माइनस 13 ये आ जाएगा जी 1 आवर। अब हमारे पास आ गया 1 आवर 44 मिनट्स। उससे कहा था कि आंसर जो है वो मिनट्स में दे। तो 1 आवर जी 1 आवर्स के कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 प्लस 44। तो टोटल हमारे पास मिनट्स हो गए 104। तो ये 104 मिनट्स हमारे पास टाइम आएगा जी। इतना टाइम इतने मिनट्स उसे इंतजार करना पड़ा जी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वो कहता है पेन्स कॉस्ट 53 सेंट्स ईच, वर्क आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मरियम कैन बाय विद $15। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ओके, अब हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है $15 है। नंबर ऑफ पेन्स हमने फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो भी गिवन है 53 सेंट्स है। ओके जी। जी कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो है जी 53 सेंट्स और जो टोटल कॉस्ट है वो डॉलर्स में गिवन है। तो आप इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा $0.53। ओके जी, अब नंबर ऑफ पेन्स हमने फाइंड कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ पेन्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ओके, टोटल कॉस्ट है जी 15, इसको हम 0.53 से डिवाइड करेंगे। ओके जी, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 28.188,679। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है डेसिमल में। अब आपके जो नंबर ऑफ पेन्स है वो तो इंटीजर होगा, ठीक है जी, डेसिमल में तो नहीं हो सकता। तो इट मींस कि हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मिलेंगे वो है जी 28। तो इसका आंसर है 28। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मरियम कैन बाय विद $15, 28। ओके जी, वर्क आउट द चेंज शी रिसीव्स इन सेंट्स। ओके, अब ये 28 पॉइंट समथिंग आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था कि इतना पार्ट कि ये डेसिमल में पेन्स। तो अब आपको पता है, हमें पता है कि पेन्स जो है वो डेसिमल में तो नहीं हो सकते। ठीक है जी,
अब उसे चेंज मिलेगा। तो अब ये चेंज फाइंड करना है जी कि कितना उसको मिल रहा है, वो कितना चेंज रिसीव कर रही है जी। 15 माइनस 0.53 मल्टीप्लाई बाय 28 जी। 28 पेंस की कॉस्ट क्या बन रही है वो निकाल लेंगे और 15 से माइनस कर, 15 माइनस 14.86 और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जी 16 सेंट्स। ठीक है जी। जी आंसर भी हमने सेंट्स में देना है, तो ठीक है, ये 16 सेंट्स चेंज आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, the table shows how a class of 30 children travel to school. The information will be shown in a pie chart. Okay जी। ट्रेवल टू स्कूल वॉक जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 18 है। पाई चार्ट एंगल जी, अब हमने टेबल जो है वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट द टेबल के पाई चार्ट पे एंगल कितना चाहिए जी। सबसे पहले है जी वॉक जी, वॉक का हम एंगल फाइंड करते हैं तो वो आएगा जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमारे 18 और टोटल है 30, तो 18/30 इंटू 360 जी, 360 डिग्री, क्योंकि पाई चार्ट सर्कल शेप का होता है और सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री है। तो अब इस टोटल सर्कल में 360 में वॉक वाले बच्चों का कितना एंगल आता है जी। जब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए 216 डिग्री। तो ये आ गया 216 डिग्री जी। नेक्स्ट कार, अब हमने कार का फाइंड करना है। कार के बचे हैं 3/30 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 36 डिग्री। ये आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट है जी बस, 9/30 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और इसको कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 108 डिग्री। 108 डिग्री लें जी, हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में वो कह रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ओके जी, अब हमने इन एंगल्स को इस पाई चार्ट में ड्रॉ करना, तो यहाँ पे यूज द प्रोट्रैक्टर। अब हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे जी। 216 अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारा 180 डिग्री बनता है। हमें चाहिए 216, तो 216 हम जी ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है जी, आपने प्रोट्रैक्टर के साथ एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये है आपका वॉक का, ये है 216 डिग्री जो वॉक वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट है जी 36 कार, तो ये आपका 36 डिग्री ये कार के लिए, और जो रिमेनिंग है वो है जी 108 डिग्री फॉर बस, ये बस का। ले जी, हमने पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जी, वो कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ क्यूबाइड। ओके जी, ये हमारे पास एक क्यूबाइड गिवन है, इसमें 8 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ है, 4 सेंटीमीटर विड्थ है, 6.5 सेंटीमीटर ये हाइट है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। ओके जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जी लेंथ हमारी है 8, विड्थ है 4 और हाइट है 6.5 जी। कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है जी 208 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ।
Next, question 7. Alex buys a shirt a price of pound sterling 14.75. Pedro buys a shirt at a price of $21.99. The exchange rate is $1 is equal to pound 0.73. Okay, calculate how much more Pedro pays than Alex. Give your answer in dollars and cents correct to the nearest cent. ओके जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेड्रो की करेंसी है वो डॉलर है और एलेक्स की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है जी, वो पाउंड में करेंसी यूज कर रहा है। तो सबसे पहले तो कन्वर्ट करें आप, तो जी 0.73 पाउंड इज इक्वल टू $1 और 1 पाउंड इज इक्वल टू $1 ओवर 0.73। अब 14.75 पाउंड को कन्वर्ट करें डॉलर्स में, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 0.73 मल्टीप्लाई बाय 14.75। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आता है जी $20.20547,945। ओके जी, ये आ जाएगा $20.21। क्योंकि उसे कहा है नीरेस्ट सेंट, तो हम इसको नीरेस्ट सेंट जो है ले लेते हैं, तो ये $20.21 आ गया। अब उसे कहा था कि कैलकुलेट हाउ मच मोर पेड्रो पेज देन एलेक्स। ओके जी, अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो यस, पेड्रो जो है वो ज्यादा पे कर रहा है। ठीक, और कितना ज्यादा पे कर रहा है जी, वो हम अभी फाइंड कर लेते हैं। इसका जी डिफरेंस हमने फाइंड करना है, तो ये 21.99 और 20.21 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है जी 1.78। तो ये $1.78 ज्यादा पे किया पेड्रो ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The diagram shows a hexagon. Write an equation and solve it to find the value of x. ओके जी, अब हमारे पास जो गिवन हेक्सागन है ये इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर हेक्सागन है। ओके जी, हमारी पॉलीगॉन रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो, दोनों का जो टोटल एंगल है वो सेम होता है। तो अब यहां पे लिखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। जी क्या फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180। जी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, जी जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इनका हम सम ले लेते हैं। जी यहां से स्टार्ट कर लेते हैं 2x से, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जी। 2x प्लस 152 प्लस x माइनस 30 प्लस 144 प्लस 100 प्लस 120 जी 1 2 3 4 5 6 जी 6 एंगल्स कंप्लीट हो गए। ओके जी, n नंबर ऑफ साइड्स, तो हेक्सागन में कितनी साइड्स, 6 साइड्स, तो यहाँ पे ये आ गया 6 माइनस 2 इंटू 180। ओके जी, अब जो लाइक टर्म्स हैं जी 2x और x, इनको हम ऐड कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं जी। हमारे पास आ रही है वैल्यू 3x प्लस 486 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 180 जी। ये हमारे पास आ रहा है जी 3x प्लस 486 इज इक्वल टू 720।
3x is equal to 720 minus 486. 3x is equal to 234 and x is equal to 234 divided by 3 and x is equal to 78. ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 78 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जी, फ्रॉम द लिस्ट राइट डाउन अ नंबर डेट इज। ओके जी, ये कुछ नंबर्स गिवन है हमें और वो कह रहा है कि जी अ मल्टीपल ऑफ 3, इन नंबर्स में से हमने मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढना है जी। मल्टीपल ऑफ 3 वो है जी 12, ये आपका 12 आ गया। अ क्यूब नंबर जी, इनमें से हमने क्यूब नंबर तो वो आ गया 8, ठीक है जी। प्राइम नंबर जी, प्राइम नंबर है जी 5, ये आपका 5 आ गया। और इर्रेशनल नंबर ओके जी, 3.56 नहीं हो सकता, 196 नहीं क्योंकि ये 14 का स्क्वायर रूट है, 14 का सॉरी स्क्वायर है 196 और 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 है। तो अब हमारे पास इर्रेशनल नंबर जी स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Anna has a bag containing 10 beds. There are 4 red beds and rest are blue. ओके जी, जो रेड है वो है 4 बेड्स और जो ब्लू है वो है 6 जी। टोटल अगर 10 है तो उसे कहा था कि रेस्ट ब्लू है तो वो 6 आ जाएंगे। 10 minus 4 6। Anna takes 2 beds from the bag at random without replacement. ओके जी, विदाउट रिप्लेसमेंट मीन कि जब वो फर्स्ट बेड बाहर निकालती है तो उसे बैग में रिप्लेस नहीं करती, वापस नहीं रखती, ठीक है जी, वो बाहर ही रहता है और फिर वो सेकंड बेड जो है वो बाहर निकाल रही है। तो कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ओके, जब फर्स्ट बेड निकालेगी रेड की 4/10 ये गिवन है, हमने ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो वो आएगी 6/10। ओके, नेक्स्ट रेड की 3/9। अगर फर्स्ट टाइम रेड बॉल आ जाती है बाहर तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स में 1 लेस हो जाएगी और टोटल में भी 1 लेस हो जाएगा, इसलिए 3/9 आ रहा है। अब यहां पे सेकेंड बेड के लिए जब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 6/9, ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेड बॉल अगर बाहर गई है तो नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो 1 वो लेस होगी, ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये 6/9। हाँ, टोटल जो है वो 1 लेस हो जाएगा, ठीक, 6/9। नेक्स्ट, अब 4/9, अब रेड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर ब्लू आई है बॉल। नेक्स्ट, अब दोनों में ब्लू आ रही है तो आपका ब्लू नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स है उसमें भी 1 लेस हो जाएगा और टोटल में भी 1 लेस हो जाएगा, 5/9। ठीक है जी, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एना टेक्स 2 रेड बेड। ओके जी, अब कहां पे हमें मिल रहा है जी, इस ब्रांच पे हमें दोनों बॉल्स रेड मिल रही। ओके, हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज ले लेनी, तो ये आ जाएगा जी 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9। ओके जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/90, तो ये 12/90 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। माया बेल्स जी कैटवे इन हर garden in the shape of a cylinder with the radius 2 meter and height of 0.08 meter। ओके जी, सिलेंड्रिकल शेप है तो रेडियस है जी 2 मीटर और हाइट है उसकी 0.08 मीटर। The patio is made
from concrete. The density of the concrete is 2500 kg per cubic meter. Calculate the mass of the concrete used to build the patio. Density is equal to mass per unit volume. Okay जी जनाब, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं जी। सिलेंडर है जी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट जी, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी, आर हमारे पास है 2, हाइट है 0.08। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.32 पाई। ओके जी, हमने कैलकुलेट करना है द मास ऑफ कंक्रीट यूज टू बिल्ड द पैटियो। अब जी हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम जी। डेंसिटी है 2500, मास हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम है 0.32 पाई। अब m इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.32 पाई जी। फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 2513.274 kg जी। हम आंसर जो है 2510 भी लिख सकते हैं और 2513.274 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आ सकते हैं। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर था जी। नेक्स्ट बी पार्ट में वो कह रहा है कि माया wants to put tiles on the surface of her patio as shown on the diagram. Each tile is a sector with arc length 75 सेंटीमीटर। ओके जी, अब यहाँ पे जो रेडियस है वो मीटर्स में गिवन है और जो आर्क लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.75 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द टाइल्स डू नॉट फिट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द पैटियो। ओके जी, तो हम इस टाइल का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं और इस कंप्लीट पैटियो का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो वहां से हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जी एरिया ऑफ टाइल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल थीटा जी। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ हमारे पास है, रेडियस जो है वो 2 मीटर है, ठीक है जी, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ओके जी, आर्क लेंथ क्या फॉर्मूला होता है? थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर जी। आर्क लेंथ है 0.75, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर रेडियस है जी हमारे पास 2, ये हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद थीटा हमारे पास आता है जी 270 ओवर 4 पाई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ टाइल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ टाइल जी, टाइल हमारी किस शेप की है जी? ये सेक्टर शेप की है, तो यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके जी, अब जी थीटा हमारे पास है सेक्टर का 270 ओवर 4 पाई, 270
over 4 pi multiply by 360 and multiply by pi और आर स्क्वेयर, आर टू है जी, ये 2 का स्क्वेयर। अच्छा जी, हाँ तो ये हमारे पास आएगा जी 270 over 360 multiply by 4 pi multiply by 4 pi। ओके जी, इस 4 पाई को इस 4 पाई से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आते हैं जी एरिया ऑफ टाइल 3/4। अब एरिया ऑफ पैचो हम फाइंड करते हैं तो जी वो है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल शेप है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पाई और 2 का स्क्वायर 4 पाई। अब नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ टाइल्स हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो आएगा एरिया ऑफ पैटियो ओवर एरिया ऑफ टाइल। जी ये हमारे पास आ गया जी 4 पाई ओवर डिवाइडेड बाय 3/4। तो ये हमारे पास आएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 4/3 16 पाई ओवर 3। जी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16.75, राउंड ऑफ करें तो ये 16.8। ओके जी, हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो है 16.8, जबकि इस सरफेस को फिल करने के लिए एक कंप्लीट इंटीजर चाहिए था, हमें इंटीजर नंबर चाहिए था ना कि डेसिमल नंबर चाहिए था। अब उसे कहा था कि एक्सप्लेन व्हाई द टाइल्स डू नॉट फिट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द पैटियो। तो इसका आंसर होगा बिकॉज 16.8 इज नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ टाइल्स। ओके जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, फाइंड all the integer values of x that satisfies the inequality। ओके जी, हमारे पास इनक्वालिटी है -6, 3x is greater than is equal to -6 and less than 6। जी डिवाइड बाय 3, पूरी इनक्वालिटी को हम 3 से डिवाइड करवा देंगे। -6 डिवाइडेड बाय 3, 3x डिवाइडेड बाय 3 लेस देन 6 डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 एंड लेस देन 2। ओके जी, अब हमने इस इनक्वालिटी के इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं कि इस इनक्वालिटी के अंदर कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे। अब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 इक्वल भी है, यस, तो -2 भी आएगा, उसके बाद -1 भी आएगा, फिर 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। अब 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उससे कहा कि x इज लेस देन 2, ठीक है, इक्वल नहीं है, इसे 2 इंक्लूड नहीं होगा। -2 0 सॉरी जी -1 0 और 1 ये इंटीजर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जी क्या कह रहा है, द स्पीड टाइम
ग्राफ शोज द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी ऑफ अ कार। ओके जी, ये स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जी। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट टी इज इक्वल टू। ओके जी, ये मैंने ऑलरेडी टी इज इक्वल टू 2 पे जो है एक जो टेंजेंट है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक। अब जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे टी इज इक्वल टू 2, इस पे इस पॉइंट को मैंने मार्क किया और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब आपने इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं आप। मैंने एक पॉइंट ये लिया, ये आपका 1 है, इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूं, ये 0 और 1 हो गया। और ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट पे यहाँ पे देखें आपका एक्स जो है ये 5 है, ठीक है जी, और ये 4 है, वाई जो है आपका 4। ओके जी, अब ए है जी 0 और 1, एंड सेकंड पॉइंट बी इज 5 और 4। अब हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें पता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 चेंज इन y ओवर चेंज इन x, x2 माइनस x1। ओके जी, चले मैं इसको x2 और y2 कह देता हूं, इसको x1 और y1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 माइनस 1 ओवर 5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 5, और फाइनल ग्रेडियंट होगा 0.6, और ये 0.6 आंसर आ गया। ओके जी, जब आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वहां पे 0.3 से लेके 0.8 ये रेंज दी होगी कि आपका ग्रेडियंट इस रेंज के बिटवीन हो सकता आना चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा 0.6 है, यस, हमारी इस रेंज के बिटवीन है हमारा आंसर, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है राइट डाउन व्हाट दैट ग्रेडियंट of the curve represents in terms of the car's motion for the first 10 seconds of its journey। ओके जी, अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ हमें क्या बता रहा है जी, ग्राफ बता रहा है कि कार एक्सलरेट हो रही है, मींस एक्सलरेटिंग, ठीक है जी, एक्सलरेटिंग। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है जी, स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टेबल शोज द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय 80 पीपल टू अ शॉपिंग मॉल। ओके, डिस्टेंस, ओके जी, अगर 0 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 35 लोग हैं जी, ठीक है जी। और 5 से 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 20 है, 10 से 20 जो 14 है, और 20 से 50 जो है वो 11 है। ओके जी, अब उसे कहा जी कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, हमने मीन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम जी एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसकी क्लासेस हैं। तो जी एक्स आएगा हमारे पास 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। यहाँ पे 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है जी। यहाँ पे 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 15। नेक्स्ट 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 35। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी है जी एफ, तो अब इसके प्रोडक्ट लेना हमने एफ एक्स। 35 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है जी 87.5, 20 को 7.5 से तो 150, 14 को 15 से तो 210, 11 को 35 से तो 385 आए। ओके, अब हमने सम करना है जी सिग्मा एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का सम लेना है, तो 87.5
प्लस 150 प्लस 210 प्लस 385, तो जी सम आता है हमारे पास 832.5। ओके जी, अब मीन का जो है फॉर्मूला वो है जी सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ओके जी, सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल जी सिग्मा एफ वो हमें गिवन है, ये देखें 80। टोटल जो पीपल हैं वो हैं 80। तो ये हमारे पास आएगा जी सिग्मा एफ ऑफ एक्स 832.5 डिवाइडेड बाय 80। तो हमारे पास मीन आएगा जी 10.40625 और 10.41, ये आ जाएगा जी 10.41 हमारा फाइनल मीन होगा जी। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। जी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्क्राइब कर रही है दैट मैच ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ओके जी, ट्राइंगल ए है जो है वो मैप होकर ट्राइंगल बी पे जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल ए है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जो ट्राइंगल बी है ये इमेज है। ओके, हमने ट्राइंगल ए जो है जो ऑब्जेक्ट है इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने नेम दे दिया पी क्यू आर, एंड सिमिलरली इमेज के जो वर्टिसेस हैं उनको भी पी डैश क्यू डैश आर डैश। अच्छा जी, अब अगर ये पी क्यू आर है ऑब्जेक्ट का और इमेज का है जी पी डैश क्यू डैश आर डैश, तो पी के करस्पॉन्डिंग होगा पी डैश और क्यू के करस्पॉन्डिंग होगा क्यू डैश और आर के करस्पॉन्डिंग होगा आर डैश। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ख्याल रखना है यहां पे। ओके जी, आपने क्या करना है कि इन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, जी ये मैंने यहां पे स्टेप्स लिख दिए हैं, आप इनको फॉलो कीजिएगा कि ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जी पी का करस्पॉन्डिंग पी डैश है, इसको ज्वाइन कर दें। क्यू का करस्पॉन्डिंग क्यू डैश है, उसको ज्वाइन कर दें। आर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है आर डैश, तो उसको ज्वाइन कर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज थ्री लाइन। ये जो तीन लाइंस आई हैं हमारे पास पी पी डैश, क्यू क्यू डैश और आर आर डैश, इन तीनों लाइंस पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज थ्री लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट सी। तो ये यहां पे एक पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसको हमने सी नेम दिया। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है ये हमारा सेंटर होगा। सी 2 और 1 कोऑर्डिनेट्स के साथ इज अ सेंटर पॉइंट। ओके, अब हमने एंगल फाइंड करना है जी, ये कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन, जी ये रोटेशन हो रही है हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रोटेशन। ठीक है जी, और सेंटर है 2 और 1। अब हमने एंगल फाइंड करना है कि ये जो हमारी ट्राइंगल ए है वो कितने एंगल पे रोटेट होके इमेज बी पे गई। ओके जी, आप यहां पे ये जो आपका आर पॉइंट है इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करें। ठीक है जी, और उसके बाद आर डैश के साथ इसको ज्वाइन करें। तो देखें इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है। जी जनाब, इसके एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप पी डैश को सेंटर से मिलाएं
और फिर P को सेंटर से मिलाएं तो तब भी हमें 90 डिग्री मिलेगा, और Q डैश को सेंटर से मिलाएं और Q को सेंटर से मिलाएं फिर भी हमें एंगल 90 डिग्री ही मिलेगा। तो जनाब एंगल है जी 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट है जी डायरेक्शन, कि ये रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें ये P पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे P डैश पे गया, 90 डिग्री पे इसने रोटेट किया, तो ये इस तरह, ठीक है जी। ये आपका देखें कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हुई है, तो जनाब ये क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। ओके, हमारा जो पार्ट ए है इसमें जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, y इज एक्स माइनस 3। जी जनाब, अब ये लीनियर फंक्शन है तो इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और x इज इक्वल टू 3। हमें एक पॉइंट ए मिल गया 3 और 0। ओके, अब हम y इंटरसेप्ट लेते हैं जी। y इंटरसेप्ट में क्या होगा, x 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास 0 और माइनस 3, ये पॉइंट बी होगा। ओके, अब यहां पे हम मार्क कर लेते हैं, ये 3, ये माइनस 3। ओके जी, ये है हमारे पास 3 और 0, ये 3 और 0, ये हमारा ए पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बी पॉइंट है 0 और माइनस 3। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह। आप रूलर यूज करेंगे, रूलर के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। इस फंक्शन का ग्राफ हमने स्केच कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट बी पार्ट में वो कहता है y इज इक्वल टू 1/x। ओके जी, ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है। यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है कि x इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, आपका y अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x 0 नहीं लेना। हाँ, x हमारा लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। जी, आप नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं है। और अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और अगर x इज लेस देन 0 है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज इधर आएंगी थर्ड में। तो ये हमारा ग्राफ कुछ यूं बने। ये आपकी कुछ ये जरा कर्व ठीक कर लें। ये वाली भी कर्व जरा बेहतर कर लें। ये इस तरह कर्व बनेगी जी। ओके, an insect population decreases at a rate of 12% per year। ओके जी, हमारा जो R है वो है 12% per year। ओके, the insect population on 1st January 2022 is 3.7 million। ओके, हमारी जो इनिशियल वैल्यू है P क्या लें,
स्मॉल ए कह लें, तो ये हमारे पास 3.7 मिलियन है। ठीक है जी, इसको हम 3.7 इंटू 10⁶ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट विल टेक फॉर द इंसेक्ट पॉपुलेशन टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन इंसेक्ट। ओके जी, अब हमने टाइम फाइंड करना है कि हमारे जो इंसेक्ट्स है वो डिक्रीज होते होते 1 मिलियन से कम हो जाएं। ओके जी जी, अब अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं y इज इक्वल टू ए इंटू बी एन। अच्छा जी, हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो a इज इक्वल टू p इंटू 1 - r/100 एन। ये माइनस डिक्रीजिंग के लिए, ये फॉर डिक्रीजिंग है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, हमारे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स वो डिक्रीज हो रहे हैं, ये फॉर डिक्रीजिंग। ओके, अब ये जो बी है ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब रेट है जी 12%, तो बी अगर हमने फाइंड करना है तो बी आएगा हमारे पास 1 - r/100। ठीक है जी, तो ये आएगा 1 - 12/100, 1 - 0.12 और ये आ जाएगा 0.88। ओके जी, ये लेस देन 1। अब ए जो है ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जी। y, ओके जी, अब ये जो y है ये है जी 1 मिलियन। वन इंटू 10⁶, ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू जी, ए की वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁶ इंटू बी 0.88 पावर एन। ये टाइम है, एन जो है ये टाइम है, एन जो है ये टाइम है इन ईयर्स। ओके जी, अब 10⁶ और 10⁶ ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/3.7। अच्छा जी, अब यहां पे कि हमारा ये जो 1 मिलियन है इससे बिलो होना चाहिए। ठीक, ये आपके पास 0.88 एन, ये वैल्यू हमारी बिलो होनी चाहिए 1 मिलियन से। ठीक, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 0.270 270 एंड 27 और 0.88 एन। ओके जी, अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारी इंडेक्स में है, और यहाँ पे एक्चुअली लॉग इस्तेमाल होता है, लेकिन लॉग हमारे ओ लेवल सिलेबस में नहीं है, तो हम विदाउट लॉग इसको सॉल्व करेंगे। और विदाउट लॉग सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हमारे अगर बेसिस इक्वल हों तो इंडिसेस इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे बेसिस कैसे इक्वल होंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 से लेके 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हमारी वैल्यू 0.2702727 आती है कि नहीं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे अब इनक्वालिटी है तो हमने लेस रखनी है। अब अगर हम जीरो यहाँ पे एन 0 रखें तो हमारी वैल्यू आती है 0.88, तो बेटा 0.88 जो है ये लेस तो नहीं होता है इस वैल्यू से। ठीक, फिर हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे एंड सो ऑन। जी, ये तमाम वैल्यूज हम चेक करेंगे कैलकुलेटर पे। ठीक है, मैंने चेक की तो n इज इक्वल टू 10, मैं 10 रखता हूं तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 0.2785
0.00976 is less than 0.27027. ओके, क्या देखें ये वैल्यूज लेस है इससे? नो, ये तो फॉल्स है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। तो क्या करें अब? नेक्स्ट अगर हम 11 लेते हैं तो फिर देखें वैल्यू क्या आती है। फिर वैल्यू आती है 0.245080858 लेस देन 0.27027. ओके जी, अब देखें हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। यस, ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू से लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम n 11 रखें, अब ये n पुट कहां पे करना है? यहां पे 0.88, यहां पे आपने 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 करना है, 3 करना है, एंड सो ऑन करते जाना है और चेक करना है कि हमारी वैल्यू कब जो है वो इस वैल्यू से लेस होती है। तो अब स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि n हमारा 11 है और हमारा जो आंसर है वो है 11 ईयर्स। ठीक है जी, 11 साल के बाद ये 1 मिलियन से बिलो हो जाएंगे इंसेक्ट्स। ओके जी, नेक्स्ट, if y is inversely proportional to the cube root of x. Okay जी, given that y is equal to 2.5 when x is equal to 8, find y when x is equal to 64. ओके जी, सबसे पहले तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है y is inversely proportional to the cube root of the x. Cube root of the x. ओके, अब y is equal to k, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे तो इक्वल हो जाएगा y इज इक्वल टू के। के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि हमने इक्वल करना है प्रोपोर्शनल को, तो इसे के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया y इज के ओवर क्यूब रूट ऑफ x। ओके, अब वो कहता है y 2.5 है जी, y 2.5 है, के x आपका 8 है, तो 8 का क्यूब रूट। ठीक है जी, ये आ गया 2.5 इज इक्वल टू के ओवर 2 और के की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी, ओके, अब चलें नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 5 ओवर क्यूब रूट ऑफ x। जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारा x और y का रिलेशनशिप बन गया। जी जनाब, अब वो कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करें अगर x जो है वो 64 हो। ठीक है, तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 64 का क्यूब रूट। जी जी, 64 का क्यूब रूट क्या होता है जी? 4। 4। ओके जी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 ओवर 4। तो इसको हम 1 इंटू 1 ओवर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, डेसिमल में लिखना है तो 1.25 लिख सकते हैं। तो हमारे ये तीनों आंसर्स आ सकते हैं जी, 5 ओवर 4, 1 इंटू 1 ओवर 4 और 1.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जी, फिगर दी हुई है, साथ उसने लिखा हुआ नॉट टू स्केल, कि ये जो एंगल्स वगैरह हैं ये को मुहैया करके या प्रोटेक्टर से ड्रॉ नहीं की हुई है, ये जो साइड्स की लेंथ दी हुई है तो ये को मुहैया करके नहीं दी गई। ओके जी, ABCD इज quadrilateral with AB is equal to 500 meter, BC 650 meter and DA 350 meter. Angle DAB 135 and angle BDC 52 डिग्री। कैलकुलेट DB। ओके जी, हमने ये वाली साइड DB जो है कैलकुलेट करनी, इसकी लेंथ फाइंड करनी। ओके, अब अगर हमारे पास टू साइड्स की लेंथ और इसके बिटवीन जो एंगल है वो गिवन हो तो हम क्या यूज करते हैं जी? यूजिंग
कोसाइन रूल, हम कोसाइन रूल यूज करेंगे जी। क्या होता है जी कोसाइन रूल? डी बी स्क्वायर, जो साइड फाइंड कर रही है हमने, इज इक्वल टू, अब जो ये एंगल्स वाली जो साइड्स हैं, ए बी फर्स्ट है, ए बी सॉरी ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय ए बी एंड कॉस थीटा। ओके जी, अब डी बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ए डी हमारे पास है जी 350 का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास है जी 500, ये 500 का स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट कर दें, 350 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय कॉस 135 डिग्री। ओके, अच्छा जी, अब ये सारी जो है कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 61987.3734 जी। कैलकुलेटर पे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज का ख्याल रखना, ये है जी cos 135, cos 135 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बी केयरफुल, यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब हमने ये था डी बी का स्क्वायर, अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो डी बी इज इक्वल टू 787.3927695, ये वैल्यू है। ओके जी, तो हम हमारा आंसर 787 भी हो सकता है, ठीक है जी, 787.39 भी हो, ठीक है, या 787.4 भी हो सकता है। ओके, ये इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑब्ट्यूज एंगल बी सी डी। ओके जी, कहाँ है जी फिगर बी सी डी? अब हमने ये एंगल फाइंड करना है हमने बी सी डी, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना। ओके जी, सबसे पहले तो हम ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये जो लेंथ है, साइड है, वो गिवन है, ठीक है, और ये जो बी डी है ये भी हमारे पास आ गया है, ये लेंथ भी हमारे पास आ गई है, ये 787.4, ठीक है, ये 787.4 हम रख लेते हैं। ओके जी, जब हमारे पास एक पेयर मौजूद हो, ठीक है जी, पेयर मींस कि हमारे पास ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये लेंथ, या ये लेंथ और इसके ऑपोजिट एंगल ये गिवन हो, इसको हम पेयर कहते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? साइन रूल यूज करते हैं। अब हम साइन रूल यूज करेंगे, यूजिंग साइन रूल, क्योंकि हमारे पास वन पेयर, एक एंगल 52 डिग्री और लेंथ जो है वो 650 जी, ये गिवन। ओके, अब साइन रूल क्या है कि जी साइन एंगल बी सी डी ओवर बी डी इज इक्वल टू साइन एंगल बी डी सी ओवर बी सी। ओके जी, अब वैल्यूज पुट करें, ये आ गया साइन एंगल बी सी डी ओवर 787 is equal to sin 52 डिग्री ओवर बी सी है जी 650 जी, ये हमने 650 पुट कर दिया। ओके, अब साइन
एंगल बी सी डी इज इक्वल टू जी साइन 52 डिग्री ओवर 650 मल्टीप्लाई बाय 787। ओके, अब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं जी। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब कैलकुलेटर पे जब इसको कैलकुलेट करें तो ये 787 ये वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेटर पे पहले लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई एक का बटन प्रेस करें और साइन 52 लिखें। ठीक है जी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है जी 0.9540999174 आता है। अब हमने एंगल बी सी डी फाइंड करना है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये 0.9540999174 ये आ, तो ये हमारे पास जी आ रहा है 72.57। ये कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स लिया इस वैल्यू का, तो हमारे पास आ गया 72.57। ओके, अब जरा गौर करें हमारे पास जो आंसर आ रहा है क्या ये ऑब्ट्यूस है 72.57? नो, दिस इज नॉट ऑब्ट्यूस एंगल। उसने डिमांड क्या की है जी, एग्जामिनर की डिमांड क्या है जी कि जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ओके, और अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन ए इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए जी। अब हमारे पास ए ये जो एक्यूट एंगल है ये तो मौजूद है। अब इस एक्यूट एंगल का साइन और जो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा उसका साइन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है। तो अब हम यहां से ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 72.57। तो ये हमारे पास आ गया जी 107.43। ओके जी, 107.43 डिग्री ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। ये फाइनल रिजल्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Shanti travels 12 km from home to school. She travels at an average speed of x km per hour. Write down an expression in terms of x for the time taken in minutes for Shanti to travel from home to school. Okay जी जी, हमें पता है कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है जी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है जी। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर और जो एवरेज स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर जी। हमने टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है। ओके, अब टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा d ओवर एवरेज स्पीड। ठीक है, t इज इक्वल टू d ओवर s। तो t इज इक्वल टू d हमारे पास 12 है ओवर s, s है जी x। ये टाइम आ रहा है जी आवर्स में, उसने डिमांड की है मिनट्स में कि आप जो भी एक्सप्रेशन लिखें उसका टाइम मिनट्स में होना चाहिए। ओके जी, ठीक है, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास 720 ओवर एक्स जी। ये एक्सप्रेशन आ गई 720 ओवर एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट वो कहता है जी फेलिक्स ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। ठीक है जी,
डिस्टेंस यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 12 किलोमीटर। He travels at an average speed that is 20 किलोमीटर पर आवर slower than शांति's average speed। ओके जी, शांति की स्पीड क्या थी? x। अब वो कह रहे जी कि जो फेलिक्स है वो उससे 20 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड के साथ मूव कर रहा। तो जनाब इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 20। ठीक है, शांति से वो 20 किलोमीटर पर आवर लेस है स्पीड उसकी, तो x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, अब यहां पे फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 12 ओवर स्पीड x माइनस 20। ये फिर आपका आवर्स में आ गया, तो 12 ओवर x माइनस 20 जी मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास 720 ओवर x माइनस 20, ये हमारी एक्सप्रेशन मिनट्स में आ गई। 720 ओवर x माइनस 20, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट। फेलिक्स टेक्स 15 मिनट्स longer to travel from home to school than शांति। ओके जी, अब वो कह रहा है कि फेलिक्स जो है वो 15 मिनट्स ज्यादा ले रहा है घर से स्कूल जाने के लिए। किससे ज्यादा ले रहा है? शांति के टाइम से। ठीक, यस। अब उसकी स्पीड कम है तो डेफिनेटली वो ज्यादा टाइम लेगा। शांति की स्पीड ज्यादा है, वो कम टाइम में अपना जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लेगी। ओके, अब यूज योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए एंड पार्ट बी टू फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस साइन 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब फेलिक्स टाइम ज्यादा ले रहा है, तो ये 720 ओवर x माइनस 20 माइनस 720 ओवर x, ये शांति का टाइम है। ठीक है जी, उसका कम है, फेलिक्स का ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें जी। ये बन गई हमारी एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन। आपको अगर अलजेब्रिक फ्रैक्शन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चैनल फैसोमेट्री पे जाके अलजेब्रिक फ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने उसको बड़ा तफसील से जो है वीडियो के अंदर बयान किया हुआ है। ओके जी, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, x और x माइनस 20 15 जी। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 720 इंटू, अब x x से कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 20 रह जाएगा यहाँ पे, इसको 720 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसको जरा एक्सपेंड कर लें, माइनस 720x प्लस जी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है 14400 ओवर जी। अब इसको एक्सपेंड कर लें, ये जो एलसीएम है एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 50 जी। हमारे पास है जी ये 720x और 720x कैंसिल हो जाएगा, तो 14400 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 15 जी। अब बोथ साइड्स सिंगल डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 15 ओवर 1 है, ये आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 300x इज इक्वल टू 14400। ओके जी, अब नेक्स्ट 15x स्क्वायर माइनस 300x माइनस 14400 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड बाय 15, ये 15 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर
माइनस 20x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। ओके जी, शोन हमने यही इक्वेशन बनानी थी। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 960, ये देखें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 960 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई। ओके जी, नेक्स्ट डी पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन। ओके जी, अब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यस क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 20 है और सी इज इक्वल टू माइनस 960 है। ओके जी, अब फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ओके, नेक्स्ट माइनस बी, माइनस और हमारी वैल्यू भी माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे हम, 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 1 और सी की वैल्यू है माइनस 960 स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट जी, ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आता है जी 400 प्लस, ओके जी, ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, 3840 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस जी, इसको ऐड करें तो आता है जी 4240 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब 20 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आता है 65.1153 डिवाइडेड बाय 2। जी, अब हमने एक दफ़ा प्लस लेना है और एक दफ़ा माइनस लेना। x इज इक्वल टू 20 प्लस 65.1153 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है जी 42.55 76। ठीक है जी, अब एक दफ़ा माइनस करें 65.1153 डिवाइडेड बाय 2 और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है जी माइनस 22.56। ठीक है जी, अब ये आंसर्स यहाँ पे 42.56 और माइनस 22.56, ये आंसर। ये जी फाइनल वैल्यूज आ गई। ओके जी, अब उसे कहा था कि 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक इन आंसर्स को राउंड ऑफ किया है। कैलकुलेट द टाइम Felix takes to travel from home to school. Give your answer in minutes and seconds. Okay. अब टाइम इज इक्वल टू 720 ओवर x माइनस 20, ये एक्सप्रेशन थी जी टाइम की फेलिक्स के लिए। तो 720 ओवर, अब x की हम कौन सी वैल्यू लेंगे जी, 42.56, ये पॉजिटिव है तो 42.56 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने। 42.56 माइनस 20, तो ये आ जाएगा जी 720 ओवर 22.56। ठीक है जी, अब टाइम अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है 31.91489362। जी, ये वैल्यू आती है हमारे पास। अच्छा जी,
अब एग्जामिनर की डिमांड है जी कि आंसर जो है मिनट्स और सेकंड्स में होना चाहिए। अब ये जो आंसर आया ये सारे का सारा मिनट्स में है। अच्छा ये जो 31 है ये भी मिनट्स है, और ये डेसिमल के बाद 9148936 ये भी मिनट्स है। तो अब हमने इसके सेकंड्स बनाने, तो ये तो आ गया 31 मिनट्स, मिनट्स तो हो गए। अब इसके हमने बनाने हैं सेकंड्स। तो हम क्या करेंगे, ये 0.91489362 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर पे जब इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 0.91, सिर्फ ये डेसिमल वाला जो पार्ट है ये वाला, ये लिखेंगे आप कैलकुलेटर पे, और उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54.8936, ये सेकंड हो। ठीक है जी, अब आप इसको राउंड ऑफ कर दें। ठीक है जी, 54.8936 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 55, तो ये हमारे पास 55 सेकंड्स आ गए जी, ये 55 सेकंड मिल गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21st. The table shows some values of y is equal to x cube over 3 minus 2x plus 5 correct to one decimal place. Okay, कंप्लीट द टेबल। ठीक है जी, बाकी तो उससे वैल्यूज दी हुई हैं। x इज इक्वल -3 की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल -3 पे। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 का क्यूब ओवर 3 -2 इंटू -3 प्लस 5। जी, इसको कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है जी 2, लेकिन हम 2.0 लिखेंगे। क्यों, अब ये 2.0 क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे भी 2.0 लिखेंगे इसलिए कि उसने कहा है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, तो ये 2.0 ये वन डेसिमल प्लेस की वजह से लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -2 इंटू 3 प्लस 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, तो हम 8.0, ये 8.0। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 -2x प्लस 5। ओके जी, अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर, अब -3 जी, x -3 है और y है 2, ये है जनाब y आपका 2, यहां पे हम मार्क करेंगे। फिर वो कहता है -2.5 जी, -2.5, 1 2 3 4 5, ये है जी हमारा 2.5, -2.5 और 4.8, यहाँ पे हमारी वैल्यू है 4.8, तो ये 2 4 और 8, ये वैल्यू आ गई हमारी 4.8। ठीक है जी, ये पॉइंट्स मार्क करते जाएं। -2 पे 6.3, ये -2 पे 6.3 ये आ गई वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद -1 पे 6.7, -1 पे 6.7, 6.7 ये आ गया 6.7। ठीक है जी, और 0 पे है 5, 0 पे ये 5, ये 5। ठीक है, और 1 पे 3.3, ये 1 पे 3.3, ये आ गया 3.3। 2 पे 3.7, ये 3.7 आ गया, और 3 पे 8, ये आ गया 3 पे 8।
ओके जी, अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ठीक है। ये कर्व कर्व फॉर्म में आपने इसको ज्वाइन करना है। वो जी जी, इस तरह हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये हमारी कर्व बन गई। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 1.5 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 2x प्लस 5 है। ओके, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, ताकि हमें लाइन की इक्वेशन मिल सके। अब x3/3, यस, ये जो फर्स्ट है टर्म वो हमारे पास मौजूद है, ठीक। तो अब यहाँ पे x3/3 माइनस 1.5x जी। अब जो सेकंड टर्म है वो -1.5x और हमारे पास है -2x। अगर मैं -0.5x इस पे ऐड कर दूं तो -2x आ जाएगा प्लस 1 जी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या ऐड करूं मैं, मुझे 5 मिले, 4 ऐड करूंगा। अच्छा, अब जो चीजें मैंने राइट साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट की हैं वो सॉरी लेफ्ट साइड पे जो चीजें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की हैं वो राइट साइड पे भी करेंगे हम, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा +4 माइनस 0.5x। ओके, अब ये आ जाएगा हमारे पास x³/3 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -0.5x प्लस 4। ओके जी, अब ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है ये किसके इक्वल है जी, ये y के। हमने ये बनाई ही इसलिए थी ताकि हम यहाँ पे y पुट कर सकें। तो ये आ गया जी y इज इक्वल टू -0.5x प्लस 4, या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 4। ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। ओके जी, अब वो कह रहा है कि इसको ड्रॉ करें, ठीक है जी। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं, अब ग्राफ पे वापस चलते हैं ग्राफ पे जी। अब हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 4 जी। अब यहाँ पे हम y इंटरसेप्ट ले लेते हैं। अब हमें पता है y इंटरसेप्ट तो x0, तो y क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 0 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 4। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, मैं इसको p नेम दे देता हूं, 0 और 4, ये आ गया। नेक्स्ट, अब अगर मैं x इंटरसेप्ट लेता हूं तो y की वैल्यू अगर मैं y को 0 रखूं तो x मेरे पास 8 आता है, ठीक है जी। हाँ, और यहाँ पे हमारे पास x जो है वो ग्राफ में 8 नहीं है वैल्यू, तो हम कोई और वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, ये 2 2 से कैंसिल, -1 प्लस 4, तो ये आ गया 3। तो अब मेरे पास आ गया 2 और 3। ओके जी, अब p है हमारे पास 0.4, तो 0.4 आ गया ये पॉइंट, ठीक है जी। 0.4 आ गया, और p है मेरे पास सॉरी q है मेरे पास, इसको मैं p0 और 4 लिख देता हूं, और q है मेरे पास 2 और 3, ये 2 है और ये है 3, ठीक है जी। ओके, ये आ गया q
2 और 3। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है जी। अब P और Q को हमने ज्वाइन करना है जी। नहीं जी, हमने P और Q को ज्वाइन कर दिया। अब देखें, ये जो लाइन है ये हमारे ग्राफ को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये मैंने मार्क किया है 3 पॉइंट्स को जहां पे ये इंटरसेक्ट। अब ये आपका -2.4 के ऊपर कर रहा है, ठीक है जी। ये डिफरेंट हो सकता है, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 8.75, ये सॉरी 0.75, ये 0.75 होगा, और यहाँ पे ये 1.70 के राउंड अबाउट होगा, ठीक है जी। 1.70, ओके। तो ये हमारे आंसर्स आ गए जी, -2.4, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ये आंसर्स लिख देते हैं, -2.4, 0.75 और 1.7, ओके। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, ओके जी। अब ये है जी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि नियरेस्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उससे कोई नहीं दिया हो 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, नहीं। अगर नियरेस्ट सेंटीमीटर और वैल्यू नहीं है, नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा हो, तो इसका मतलब होता है 1। सिमिलरली करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर होगा, और ये नियरेस्ट 1 मिलीमीटर होगा, ओके। द लेंथ ऑफ अ पेन इज गिवन एज 14.7 सेंटीमीटर, ओके जी। लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, और करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, ठीक है जी। उसको जो राउंड ऑफ कर रहा है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर कर रहा है। कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड द लेंथ ऑफ द पेन, ओके जी। तो सबसे पहले तो हम अपर बाउंड लिमिट ऑफ डिफरेंस वो लिख लेते हैं जी। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन होनी है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का रूल होता है अपर बाउंड लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, ठीक है जी, माइनस लोअर बाउंड लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ पेन, ओके जी। हमने पेंसिल और पेन की लेंथ के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। तो पेंसिल की लेंथ का अपर बाउंड होगा और पेन की लेंथ का लोअर बाउंड होगा, ओके जी। अब हम अपर बाउंड लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल फाइंड करते हैं जी। कैसे होगा? हमने कहा था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर है तो उसको 1 कंसीडर करेंगे। अब इसका 1 लेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आएगा 0.5। तो अब हमने अपर फाइंड करना है, अपर फाइंड करना है, तो 16 इसकी लेंथ है, 16 इसमें
ऐड करेंगे। जब अपर फाइंड करना हो तो ये जो करेक्ट हो नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 16.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने लोअर बाउंड लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ पेन वो फाइंड कर। ओके, अब हमारे पास जो करेक्ट टू द नियरेस्ट है वो मिलीमीटर में है, ठीक है, और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। सॉरी, तो ये 14.7 सेंटीमीटर है। तो पहले जो 1 मिलीमीटर है इसको भी कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहां पे बेटा ख्याल रखना है कि ये मिलीमीटर में है और लेंथ सेंटीमीटर में है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब आएगा 0.05 जी। अब हमारे पास है जी 14.7 माइनस 0.05, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14.65 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये है जी हमारा फॉर्मूला डिफरेंस का। तो ये इज इक्वल टू 16.5, ये अपर बाउंड लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल वो है 16.5 माइनस लोअर बाउंड वो है लोअर बाउंड लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ पेन वो 14.65। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.85। तो ये 1.85 हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 23rd क्वेश्चन है जी एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ओके, हम क्या करते हैं x-2 और x-5 इसको पहले लिख लेते हैं और 4x + 1 जो फैक्टर है इसको लास्ट पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम x-2 और x-5 इन दो फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना आसान है, ठीक। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से x², फिर -5x, फिर इस x को पहले इस x से, फिर इसको -5 से, फिर 2 को x से और -2 को -5 से। तो अब ये आएगा -2x और -2 -5 प्लस हो जाएगा +10। तो ये हमारे पास आ गया x² -7x + 10। ओके, अब यहाँ पे लिख लें x², इस तरह करते हैं हम कि फोर एक्स प्लस 1 इसको पहले लिख लेते हैं और इन दोनों फैक्टर्स की का जो प्रोडक्ट है x² -7x इसको बाद में लिख लेते हैं। ओके, अब 4x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, 4x³ -28x 28x² +40x अब +x² -7x + 10 इज इक्वल टू 4x³, ठीक है जी, माइनस जो लाइक टर्म्स हैं जी उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -27x², ठीक है जी, +33x + 10। ओके जी, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास 4x³ -20 जी -27x² +33x + 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24। वो कह रहे हैं ABCD इज अ रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड, AC and BD intersect at F,
ई एफ इज परपेंडिकुलर टू एफ सी। ओके जी, ए डी डी सी और ई सी की लेंथ गिवन है। राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द पिरामिड। ओके जी, ये रेक्टेंगुलर है, तो देखें रेक्टेंगुलर में अगर यहां से हम इसको कट करें प्लेन तो हमें सेम मिलेंगे पार्ट्स, और अगर इधर से करें तो फिर भी, तो ये दो हमारे पास टू आएगा जिस प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ पिरामिड। ओके नेक्स्ट वो कहता है जी शो दैट जी शो डेट ई एफ इज इक्वल टू 14.3 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके जी ई एफ, ओके जी ये है जी ई एफ, ये ई एफ है। अब हमने ये शो करना है कि ये 14.3 सेंटीमीटर है। ओके हाँ, अब जरा देखें कि अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को जरा बाहर निकाल देता हूँ, ये आपके पास एफ है और ये ई है और ये सी पॉइंट है, इसको आप ज्वाइन करें और ये 16 है। ओके जी, मेरे पास सिर्फ ई सी लेंथ है, ना मेरे पास ई एफ है ना मेरे पास एफ सी है। ओके जी, अब हम एफ सी फाइंड, तो सबसे पहले हमें एफ सी फाइंड करना पड़ेगा या सी एफ कह लें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमारे पास जो फिगर बनेगी ये है जी ए डी और ये सी। अब डी सी 8 है, ए डी 12 है। ओके जी, ये गिवन है और ये राइट एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जनाब ए सी की लेंथ फाइंड कर, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी ए डी 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 144 प्लस 64, तो जी क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको ऐड करें तो आता है जी 208, ये आ गया जी 208। ओके जी, ये है हमारे पास ए सी स्क्वायर, ए सी आ जाएगा 208 का स्क्वायर रूट। ओके, मैं इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में रखता हूँ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करता। ओके जी नेक्स्ट, अब जरा देखें अगर ए सी, ये हमारी लेंथ ए सी, ये वाली 208 स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो एफ सी क्या होगा, सी एफ कह लें या एफ सी कह लें, वो होगा ए सी का हाफ। ठीक है जी, ये जो एफ पॉइंट है ये ए सी का मिड है, ठीक है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करवा दें ए सी की लेंथ को, तो हमारे पास सी एफ आ गया। ओके, अब ये आ गया हमारे पास 208 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हम ई एफ फाइंड कर सकते हैं, फिर अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ओके, ई सी स्क्वायर, अब ई सी स्क्वायर है जी 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ, ई एफ का स्क्वायर, ये ई एफ हमने फाइंड करना है प्लस एफ सी, एफ सी है 208 या सी एफ कह लें, एफ सी दोनों सेम है, डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। ओके, ये आ गया 256, ये स्क्वायर ऑफ 16 जो है 256, ई एफ स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर लें 208 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है,
तो ये आता है ई एफ स्क्वायर माइनस 52। तो ये आ जाएगा ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 256, ये प्लस है जी, प्लस है, तो इधर आके -52 हो जाएगा। तो ये आएगा 204। ओके जी, अब 204 का स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आता है हमारे पास 14.283। तो जब आप इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें 1 डेसिमल तक चाहिए, तो 14.3 ये हमारा फाइनल आंसर है जी। ये शोन हमने शो कर दिया कि ई एफ की लेंथ 14.3 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट, वो कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन ई सी एंड द बेस ए बी सी डी। ओके, अब ये देखिए, ये है जी लाइन ई सी और ये बेस है ए बी सी डी। ये बेस है, ये सारा बेस है, ये सारा बेस है, ये सारा बेस है, ये सारा बेस है। अब ये इसी की लाइन इस बेस के साथ क्या एंगल बना रही है, ये बेस इस बेस के साथ, ये फाइंड करना। ओके, तो जी हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? हम लेंगे ई एफ सी। ई एफ सी ये ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे, ई एफ सी, ई एफ सी। हमें पता है ये 16 है, ये ई है, ये एफ है, और ये सी है, और ये एंगल है थीटा। ओके जी, अब एफ सी कितना है जी? वो है 14.3। हम प्रीवियस पार्ट में ये प्रूव कर चुके हैं। तो ये एंगल थीटा हमने फाइंड करना है, सॉरी ई एफ है, ये है 14.3, ये तो एफ सी है। नॉट दिस, जी ये है जी हमारा ई एफ 14.3। अब हमने एंगल फाइंड करना, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो कौन सी लगेगी? साइन लगेगी। ये थीटा एंगल है, इसके ऑपोजिट है, और ये हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट है हमारा 14.3 ओवर 16, ठीक है जी। और थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 14.3 ओवर 16। ओके जी, अब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 63.348 ये आ गया। तो ये आंसर हमारा होगा 63.35 डिग्री। 63.35 डिग्री इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जी, 25th क्वेश्चन है जी, लास्ट। वो कहता है द डायग्राम शोज बाउल इन द शेप ऑफ फ्रूस्टम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ओके जी, बाउल का हमने जो है वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल जी कैसे आएगा? जी वॉल्यूम ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे ये जो फ्रूस्टम है, एक्चुअली फ्रूस्टम हमेशा एक लार्ज कोन को जब हम कट करते हैं तो उसकी एक स्मॉलर कोन बनती है और एक लार्ज कोन बनती है, ठीक है जी। अगर मैं इसको भी ज़रा नीचे तक लेके जाते हैं हम, और इसको भी हम नीचे लेके जाते हैं इस पॉइंट तक। ये है जी हमारा पॉइंट, ये को ये है हमारी ये है हमारी स्मॉलर कोन, और ये है लार्जर कोन। ओके, अब
जी चलें, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है जी आपकी स्मॉलर कौन की हाइट, इसको हम एच से रिप्रेजेंट, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अब ये जो लार्जर कौन की हाइट है, ये टोटल, इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें तो ये एच इज इक्वल टू 9 प्लस स्मॉल एच बनता है। ये जो लार्जर कोन की हाइट है ये 9 प्लस एच बनती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 है और ये एच है, तो हमने लार्जर कोन की हाइट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया तो ये 9 प्लस एच हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो स्मॉलर कोन की जो रेडियस है, हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लार्जर कोन के रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जी वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। ओके, अब इसका फॉर्मूला लिखें जी, 1/3 पाई आर, क्योंकि लार्जर है तो लार्जर आर स्क्वायर इंटू हाइट माइनस 1/3 पाई स्मॉलर आर स्क्वायर और स्मॉलर एच। जी यहाँ पे ओके जी, 1/3 पाई ये कॉमन ले लें, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच। ओके जी, अब हमें इस हाइट की और इस हाइट की जरूरत है। ठीक, अब जरा फिगर को देखें जी, हमें अब इस हाइट की भी जरूरत है और इस हाइट की भी जरूरत है। वो हाइट हमें कहां से मिलेगी, वो मिलेगी जी सिमिलैरिटी से। बोथ कोन्स आर सिमिलर, हमारी दोनों कोन्स जो हैं वो सिमिलर है। ठीक है जी, अगर सिमिलर हैं तो फिर लार्जर कोन की हाइट और स्मॉलर कोन की हाइट की रेशियो और लार्जर कोन का रेडियस और स्मॉलर कोन का रेडियस, इसकी रेशियो इक्वल होंगे। ओके जी, अब एच जो है यह है 9 प्लस एच ओवर एच, 8/6। जी इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, 9 प्लस एच ओवर एच इज इक्वल टू 4/3, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 3h इज इक्वल टू 4h। ओके,
अब ज़रा यहाँ पे देखें कि 4h, ये 4h माइनस 3h इज इक्वल टू 27 और h इज इक्वल टू 27। लें जी, हमारे पास स्मॉलर कोन की हाइट आ गई 27। अब ये है हाइट हमारे पास 27 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं जी। 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर। ओके जी, आर स्क्वेयर 8 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 6 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 27। 1/3 पाई। अब आप इसको जब रिजॉल्व इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1332 और ये आ जाएगा 444 पाई जी। अब पाई को मल्टीप्लाई करवा दें तो 1394.867। लें जी, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1394.87 या हम 1390 भी लिख सकते हैं इस आंसर। ये था जी हमारा स्पेसिमेन पेपर जो कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।